सो लास्ट क्लास से कोई डाउट है? करंट डेंसिटी अभी हुआ नहीं हुआ, अभी होगा। अभी करंट डेंसिटी नहीं हुआ, ठीक है। 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। 2 दिनों में सब खत्म कर देंगे। उसके बाद स्टार्ट कर देंगे आरसी सर्किट। उसके पहले मैं ये सारा चीज़ बता देना चाहता हूँ जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लास्ट क्लास में उन्होंने पावर के बारे में पढ़ा था। कहा था कि जो एपरेटस होता है, जो भी हाउस होल्ड कनेक्शन होते हैं, वो सारे पैरेलल में होते हैं। इन सब पे वोल्टेज स्पेसिफिकेशन दिया होता है कि V0 पे इतना देगा, तो V0 कॉमन होता है, उस पर वो इतना पावर देता है, वो सब पे दिया हुआ होता है, ठीक है। तो अभी हम एक चीज़ ले रहे हैं, वो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। क्या है? मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। यह मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। देखो, तुम्हारे पास एक सेल है, एक बैटरी है, और वो जो बैटरी है वो रियल सेल है। रियल सेल है मतलब उसके पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। ये एक रियल सेल तुम्हारे पास है, और इसके पास इसका एक इनहेरिएंट प्रॉपर्टी है। इसका एक प्रॉपर्टी है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं कि ये इसका जो है इंटरनल रेजिस्टेंस है। हमको क्या करना है? एक लोड रेजिस्टेंस है। लोड रेजिस्टेंस क्या होता है? जो हमारा एपरेटस होता है, जिसमें जो हमारे लिए यूजफुल होता है, उसको हम बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस। हमारे पास एक रेजिस्टेंस है यहाँ, इसको हम बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये बल्ब हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, रेफ्रिजरेटर हो सकता है, ये माइक्रोवेव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये हमारा आर है। आर क्या है? लोड रेजिस्टेंस है। ये हमारा लोड है। लोड मतलब होता है जो हमारे लिए यूजफुल होता है, जिसको हम यूज़ करते हैं। हम जैसे टीवी यूज़ करेंगे या कुछ भी यूज़ करेंगे, दैट इज लोड। तो हमको ये जानना है इसकी कौन सी वैल्यू रखें कि इसमें पावर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस हो। हमारे लिए ये जो है यूजफुल है, इसका पावर हमारे लिए यूजफुल है। दिस इज यूजफुल। जो पावर इसमें जनरेट होगा दैट इज ए यूजफुल पावर। ये हमारे लिए काम का पावर है। तो हम इस आर को वेरी करा सकते हैं। हम क्या करा सकते हैं? इस आर को वेरी करा सकते हैं। इफ वी वेरी आर, अगर हम रेजिस्टेंस को वेरी कराएं, इसको अगर हम चेंज करें, इस रेजिस्टेंस को चेंज करें, हम जानना चाहते हैं एट व्हाट वैल्यू ऑफ आर वी गेट मैक्सिमम पावर इन इट। हमको ये सबसे ज्यादा पावर किस वैल्यू पे देगा? अब ये सुनकर अजीब लगता है, क्यों देगा? क्यों नहीं इसको बहुत ज्यादा कर दें, ज्यादा पावर देगा? तो प्रॉब्लम क्या है? अगर इस ब्रांच में करंट मान लो आई है, इस ब्रांच में करंट आई है, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ई बाय स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो तुमको पता है इसमें पावर आएगा, जो तुमको यहाँ पे पावर आएगा वो आएगा आई स्क्वायर आर। ये कितना आएगा? आई स्क्वायर आर। तुम सोचो, अगर हम आर को 0 कर दें, हमको करंट को ज्यादा करना है, रेजिस्टेंस को कम करना है। सॉरी, करंट और रेजिस्टेंस दोनों को ज्यादा, बट दोनों ज्यादा नहीं हो सकता है। समझो, जब आर होगी 0 तो करंट मैक्सिमम होगा। जब आर होगी 0 तो करंट मैक्सिमम होगा, ई बाय आर। लेकिन चूंकि ये 0 है, पावर 0 आएगा। समझ रहे हो ना? इसको मैक्सिमम कर भी दिया तो क्या हुआ? ये तो 0 है। अगर तुम आर को इन्फिनिटी कर दो, आर को टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दो, करंट हो जाएगा 0, फिर ये चलाएगा 0, फिर पावर हो जाएगा। यानी कि जब आर टेंडिंग टू 0 है तब भी 0 है, और जब आर इक्वल टू 0 तब भी 0 है। तो जब इसको बढ़ाओगे तो इनिशियली भी पावर 0 है, फाइनली पावर 0, यानी पावर पहले बढ़ेगा, मैक्सिमम होगा, तब घटेगा। हम ये जानना चाहते हैं किस रेजिस्टेंस पे, किस वैल्यू ऑफ कैपिटल आर पे हमको इसमें मैक्सिमम पावर मिलेगा। तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं, मान लेते हैं, क्योंकि ये आर हमारा क्या है? वेरिएबल है। दिस आर इज वेरिएबल, सो आर इज वेरिएबल। तो हम क्या करते हैं? किसी मोमेंट पे जब इसकी वैल्यू आर है तो इसमें पावर कितना होगा? पावर इन रेसिस्टर, पावर इन आर होता है आई स्क्वायर आर। दैट वुड बिकम
ई बाय आर प्लस आर होल स्क्वायर इंटू आर। सही है जी? बिकॉज अगर इसकी वैल्यू कैपिटल आर है, इसमें करंट क्या है, ई बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू आर, आई स्क्वायर आर। तो यहां पे देखो आर एक वेरिएबल है, स्मॉल आर कांस्टेंट है और ई कांस्टेंट है। अगर हम इसको मैक्सिमम पावर चाहते हैं, फॉर मैक्सिमम पावर डी पी बाई डी आर शुड बी 0। मैक्सिमम पावर के लिए जिसको वेरी कराएंगे, हम जानते हैं जब मैक्सिमम मिनिमम होता है तो उस समय ये 0 आना चाहिए। तो इसको अगर हम 0 करते हैं तो क्या होगा जरा देखो, ये हो जाएगा ई स्क्वायर, तो बाहर निकल गया, इसका स्क्वायर आर प्लस आर का स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर प्लस आर टू द पावर 4। पहले इसको डिफरेंशिएट करोगे आर के साथ, आएगा 1 इंटू आर प्लस आर का स्क्वायर माइनस, अब क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे, इसको रखोगे, आर को रखोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे, आर प्लस आर का होल स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे, 2 टाइम्स ऑफ आर प्लस आर। इसको किससे इक्वेट कर दोगे, 0 से। तो यहां से आएगा ई स्क्वायर को तो निकाल दो, ऊपर में देखो ये भी 0 नहीं होगा, ऊपर में देखो आर प्लस आर ले लो कॉमन, आएगा आर प्लस आर माइनस 2r। देखो आर प्लस आर ले लो कॉमन, सो आर प्लस आर माइनस 2r इज 0। तो यहां से आएगा आर माइनस स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर इज 0, सो आर इज इक्वल टू आर। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से इक्वल हो जाए तो इससे मैक्सिमम पावर डिसिपेट होता है। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दैट मीन्स external resistance is equal to internal resistance. External resistance is equal to internal resistance. उस केस में पावर मैक्सिमम होगा। कितना पावर होगा ये भी निकाल लेते हैं, कितना पावर होगा ये भी निकाल लेते हैं। इन दैट केस पावर वुड बी इक्वल टू, बिकॉज तुम्हारा आर और कैपिटल आर इक्वल है, तो यहां पे कैपिटल आर की जगह क्या डाल दोगे, स्मॉल आर, यहां कैपिटल आर की जगह क्या डाल दोगे, स्मॉल आर। तो ई बाय स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर होल स्क्वायर इंटू आर, ये आएगा मेरे ख्याल से ई स्क्वायर बाय 4r, ई स्क्वायर बाय 4r। दिस इज द मैक्सिमम पावर, दिस इज द मैक्सिमम पावर। सो मैक्सिमम पावर इसमें तब होगा जब इसका वैल्यू इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। ठीक है, और इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, हम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, हम ग्राफ इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं कुछ, पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस आर, पावर डिसिपेटेड इन दिस लोड रेजिस्टेंस आर वर्सेस वैल्यू ऑफ दिस आर। तो इसको वेरी करेंगे, हम जानते हैं जब करंट, जब आर 0 था तो ये 0 था, और जब आर इंफिनिटी है तब भी ये 0 है, ये एसिम्पटोट बनेगा। पहले ये बढ़ेगा तब मैक्सिमम होगा, और तब इंफिनिटी में जाके फिर क्या होगा, 0 होगा। तो उसके बीच में यहां पर कहीं ये क्या करेगा, मैक्सिमा अटेन करेगा। इसकी वैल्यू क्या बनेगी, ये है आर इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये किसके इक्वल है, ई स्क्वायर बाय 4r। एनी डाउट? सो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ये कहता है किसी भी लोड रेजिस्टेंस में मैक्सिमम पावर तब जनरेट होगा जब उसकी वैल्यू सिस्टम के सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक, कोई डाउट? अब देखो, इस केस में जब यहां करंट कभी भी किसी इंस्टेंट पे, अगर यहां करंट कितनी जा रही थी, आई, करंट यहां कितनी जा रही थी, आई, किसी इंस्टेंट पे यहां पे करंट फ्लो कर रही थी, आई, उस इंस्टेंट पे हम क्या क्या कह सकते हैं, सुनो। पहला, इस इंस्टेंट पे जब करंट फ्लो कर रहा है आई, तो हम कहेंगे
that the rate at which cell is doing work, the rate at which cell is doing work, or rate at which cell is losing its chemical energy, the rate at which the cell is doing work, or the rate at which the chemical energy of the cell is lost, is equal to EMF times of I. Agreed? EMF times of I. दूसरा, rate at which heat is produced inside the cell. We can also call it wastage. क्या कह सकते हैं इसको? वेस्टेज. ये एनर्जी वेस्ट हो रहा है, ये जो है एनर्जी वेस्ट हो रहा है, वेस्टेज. दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर स्मॉल आर. इसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना होगा? आई स्क्वायर आर. इसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, वो किसी को मिल नहीं रहा है. यूजफुल एनर्जी अवेलेबल, देखो, यूजफुल एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम द सेल. इसको तुम दो चीज लिख सकते हो. एक तो लिख सकते हो ई आई माइनस आई स्क्वायर आर, जो कि इक्वल टू होता है आई इंटू आर, आई स्क्वायर इंटू आर. दोनों इक्वल है, देखो तो दोनों इक्वल है. जितना ये बाहर निकल, क्योंकि यहां आई 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 कट जाएगा तो कितना आएगा? ई इज इक्वल टू आई इंटू स्मॉल आर प्लस आई इंटू कैपिटल आर. वो तो लूप लॉ है ही ना. प्लस ई माइनस आई कैपिटल आर इंटू आई स्मॉल आर इज इक्वल टू 0. उसमें हमने आई से मल्टीप्लाई कर दिया है. तो सोचो, ये जो है ना वो यूजफुल पावर है. ये है यूजफुल पावर जो तुम्हारे काम आ रहा है. ये था वर्क डन बाय सेल और पावर डिलीवर्ड बाय सेल, और ये था वेस्टेज. हम एफिशिएंसी को डिफाइन करते हैं. क्या डिफाइन करते हैं? वी डिफाइन एफिशिएंसी ऑफ दिस. एफिशिएंसी को डिफाइन करते हैं ईटा. इट इज द रेशियो ऑफ यूजफुल पावर बाय टोटल पावर, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं टोटल पावर माइनस वेस्टेज बाय टोटल पावर. इस केस में एफिशिएंसी जो होगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, देखो, टोटल वर्क डन ये इस रेट से कर रहा था, केमिकल एनर्जी इस रेट से लॉस हो रहा था, बट मिल तो यही रहा है, पूरा तो नहीं मिल रहा. ये जो है ना, इसके कारण एफिशिएंसी घट रहा है. तो यहां पे क्या हो जाएगा? दिस इज गोइंग टू बिकम ई आई माइनस आई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई ई आई. ई आई माइनस आई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई ई आई. टोटल पावर माइनस वेस्टेज, टोटल पावर माइनस वेस्टेज बाई ई आई. या उसको ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? आई स्क्वायर आर बाई ई आई. तो तुम्हारा ये कहलाएगा एफिशिएंसी. अब समझो, एफिशिएंसी 100% तभी होगा जब इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा. अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, इसका मतलब जितना भी
यहां से ये वर्क डन करेगा, वो सब यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ पे कन्वर्ट होगा हीट में, यहाँ नहीं होगा। सेल के अंदर जो हीट बनता है वो बेकार होता है, सेल के बाहर जो हीट बनता है वो हमारे काम का होता है। तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा तभी एफिशिएंसी 1 होगा, नहीं तो एफिशिएंसी क्या होता है, 0 होता है। एफिशिएंसी नहीं तो एफिशिएंसी 1 से कम होता है, ठीक है। अब समझो, तो एफिशिएंसी 1 से कम होता है क्योंकि यहाँ वेस्टेज होता है। तो तुम इसको दोनों तरह, यहाँ से आई और आई कट जाएगा, आई आर बाई ई, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ईएमएफ, या तुम लिख सकते हो ई आई माइनस आई। अब ये बताओ, जिस समय मैक्सिमम पावर मिल रहा है उसमें एफिशिएंसी कितनी है? एट मैक्सिमम, एट पी आर मैक्सिमम, व्हाट इज द एफिशिएंसी? बिकॉज उस समय स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या हो जाता है, इक्वल। स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या हो जाता है, इक्वल। इसके अंदर बैटरी जो वर्क कर रहा है उसका 50% उसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है और 50% बाहर प्रोड्यूस हो रहा है, यानी एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 0.5 या 50%। परसेंटेज में कितना होगा, 50%। 50% एफिशिएंसी होगा। अगर किसी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है तो तुम मैक्सिमम क्या कर सकते हो, उसका 50% ही एनर्जी बाहर यूज कर सकते हो, 50% हमेशा अंदर में ही वेस्ट होगा। कोई डाउट? अब देखो, अगर कभी तुमसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए, ये पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, लैंग्वेज होता है क्वेश्चन का इस तरह से, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस सो दैट द पावर डिसिपेटेड इन दिस रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल वेरिएशंस। इसको हल्का फल्का चेंज करने पे भी इसमें पावर बदले नहीं। क्वेश्चन का लैंग्वेज कभी कभी इस टाइप से होता है, कुछ बहुत अच्छे बुक्स में है, एरोडोम में भी है। वो क्या होता है, यार तुमसे ये पूछा जाए, देखो, और तुमसे ये पूछा जाए ये है तुम्हारा पावर इन द रेसिस्टर आर, पावर इन द रेसिस्टर आर वर्सेस द वैल्यू ऑफ रेजिस्टर आर। और तुम जानते हो कि यहां पर ये जाके क्या हो जाता है, जब आर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, इंटरनल रेजिस्टेंस के, तो ये मैक्सिमम पावर देता है। अब सोचो, अगर यहां पर आर था, अगर यहां पर आर था और मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया, ये आर था और ये है आर प्लस डी आर, ये आर था और ये है आर प्लस डी आर, तो सोचो कितना बड़ा पावर का चेंज आ गया। लेकिन अगर ये आर था और ये है आर प्लस डी आर, तो चाहे राइट या लेफ्ट, तो कितना कम चेंज आ रहा है, समझ रहे हो? अगर ये आर था, यहां पे इसके पास अगर तुम हल्का फल्का चेंज भी करोगे ना, तो पावर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। तो अगर तुमसे ये पूछा जाता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस फॉर विच the power dissipated in that resistance is independent of any small variations in its value, तो वहां पे भी मैक्सिमम पावर थ्योरम मिलेगा, R इक्वल टू R होगा आंसर उसका, ठीक है। अब सोचो, मान लो एक क्वेश्चन होता मेरे पास, कैसा क्वेश्चन? क्वेश्चन ये होता है कि हमारे किसी सर्किट में 4 सेल लगे हुए हैं और 5 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। किसी से मेरे पास एक सर्किट है बड़ा सा, उसमें 4 सेल लगे हुए हैं और 5 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। उस 5 रेजिस्टेंस में एक रेजिस्टेंस को मैं वेरी कर सकता हूं और मुझे उस रेजिस्टेंस में पावर को मैक्सिमाइज करना है। मुझे सिर्फ उस रेजिस्टेंस में पावर को मैक्सिमाइज करना है। मुझे वहां जो एपरेटस कनेक्टेड है, आउट ऑफ 5 एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक जो रेजिस्टेंस है उसमें मुझे पावर को मैक्सिमाइज करना है। और पूछेगा किस वैल्यू ऑफ उस रेजिस्टेंस के लिए उसमें पावर मैक्सिमम होगा, तो क्या करोगे? थेवेनिन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम लगाओगे। उस रेजिस्टेंस के अलावा बाकी सबको, उस रेजिस्टेंस के अलावा बाकी सबको क्या बना दोगे? एक बैटरी, एक रेजिस्टेंस, और उसके इक्वल कर दोगे इसको।
फिर से ये भी एरोडोम का क्वेश्चन है, ठीक है, या पाथफाइंडर में भी ये बहुत जगह पे है। तो मैं तुमको जो बता रहा हूँ, तो अगर तुम्हारे पास कभी क्वेश्चन इस टाइप से हो कि पता चले, अगर क्वेश्चन तुम्हारे पास इस टाइप से हो कि अगर बहुत बड़ा सर्किट है, तुमको अगर ये दे दिया जाए कि बहुत बड़ा सर्किट है ऐसे करके, मान लो ये तुमको इसमें पावर को मैक्सिमाइज करना है, दिस ई वेरिएबल, तुमको इसमें पावर को मैक्सिमाइज करना है। यू हैव टू मैक्सिमाइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर फॉर विच द पावर इज मैक्सिमम हियर। अब क्या करोगे, इसके अलावा इसको पॉइंट P मान लो, इसको पॉइंट Q मान लो। पॉइंट P और Q के अक्रॉस इस पूरे सर्किट को एक सिंगल बैटरी और सिंगल EMF से रिप्लेस कर दो। तुम जानते हो कैसे करेंगे, हम इसको पहले निकाल देते हैं, ठीक है, बाद में इसको हम ले आएंगे। हमको यहां पावर मैक्सिमाइज करना था। सबसे पहले R इक्विवेलेंट क्या करेंगे बताओ। R इक्विवेलेंट मतलब क्या है, इसको बना दे शॉर्ट, इसको बना दे शॉर्ट। 6 × 3/6 + 3 2 ओम। R थेवेनिन कितना बन गया बताओ, 6 × 3/6 + 3। क्यों बन गया, ये हमने हर बैटरी को क्या किया, शॉर्ट बना दिया, तो ये और ये आ गया पैरेलल में, ये हो गया 2 ओम। अब चले आओ पोटेंशियल डिफरेंस, इसके तो बहुत सारे मेथड्स हैं। तुमको P और Q में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तुम मान लो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है I, मान लो ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है I, यहां से I फ्लो कर रहा है, ये तो खुला हुआ है ना, I फ्लो कर रहा है। तो क्या लिख दोगे बताओ, 12 + 12 माइनस IR -9 + 12 -9 माइनस I × 3 माइनस I × 3 माइनस I × 6 = 0। यहां से आएगा I = 3/9 1/3 एम्पियर। 1/3 देखो, +12 यहां से चले, हमने मान लिया इस लूप में, हमको यहां से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, करंट चाहिए। हमने मान लिया यहाँ करंट I फ्लो कर रहा है, तो यहां से क्या आगे +12 -9 माइनस I × R माइनस I × 6 = 0, सो I = 1/3 एम्पियर। तो अब यहां से P और Q में निकालना पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या करेंगे, VP -9 माइनस IR, I कितना है 1/3, I कितना है 1/3, R कितना है 3, करंट के डायरेक्शन में VP -9 माइनस IR = VQ। यहां से तुम्हारा आ जाएगा व्हाट इज VP - VQ। यू वुड गेट VP - VQ = व्हाट, 10 ओम। हालांकि इसके लिए अगर सिर्फ ये पूछा गया है कि यहां कितना रेजिस्टेंस लगाएं कि इस रेजिस्टेंस में पावर मैक्सिमम हो, तो उसके लिए तो 2 हो गया, दैट इज 2 फिनिश्ड। हमको उसके लिए EMF जाने का काम ही नहीं है। जो इस पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था R थेवेनिन, वही हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा है कितना होगा, तो हमको ये भी निकालना पड़ेगा। तो तुम्हारा ये पूरा का पूरा सर्किट क्या बन जाएगा, एक ये बनेगा और दूसरा ये बनेगा। P और Q के अक्रॉस ये पूरा जो लेफ्ट पार्ट है, ये पूरा जो लेफ्ट पार्ट तुमको दिख रहा है, ये सब मिलके एक कितने वोल्ट का, 10 वोल्ट का बैटरी और 2 ओम का रेजिस्टर की तरह बिहेव करेगा। अब तुमको यहां पर अब तुम्हारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया किस में, सिंपल एक सेल एक बैटरी में। ये वेरिएबल है, तो इसकी वैल्यू क्या रखोगे, 2 रखोगे, ठीक है, कर सकते हो, ठीक। फ्यूज क्या होता है, फ्यूज नाम सुना होगा,
फ्यूज क्या होता है ये देखो, फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है जो क्या करता है कि जब भी एक करंट किसी ब्रांच में एक पर्टिकुलर लिमिट को एक्सीड करता है वो अपने आप को मेल्ट कर लेता है और सर्किट ब्रेक हो जाता है। फ्यूज क्या होता है ये देखो, और वो कैसे काम करता है। फ्यूज क्या होता है, मान लो मेरे पास एक बल्ब है और मैं नहीं चाहता हूं कि इस बल्ब के अंदर एक पर्टिकुलर एम्पियर से ज्यादा करंट जाए। मान लो मैं चाहता हूं इसके ऊपर 10 एम्पियर से ज्यादा करंट ना जाए, तो मैं यहां पे क्या करता हूं, एक वायर को डाल देता हूं। दिस वुड बी डैमेज्ड, इसकी डैमेजिंग करंट है मान लो 10 एम्पियर, तो मैं यहां 8 एम्पियर पे ये मेल्ट हो जाए। इट मेल्ट्स एट दिस इज द मटेरियल दैट मेल्ट्स एट 8 एम्पियर। तो मैं इसको सीरीज लगा दूं, करंट यहां जा रहा है, जैसे करंट इसमें 8 एम्पियर क्रॉस करेगा, इसके डैमेज होने से पहले से ये डैमेज हो जाएगा, ये टूट जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, इट मेल्ट्स। तो क्या होगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, हमारा कीमती चीज बच जाएगा और जिसका कोई कीमत नहीं है वो जल जाएगा। तो ये फ्यूज एक डिवाइस होता है, ठीक है। तो फ्यूज कैसे काम करता है, फ्यूज कैसे काम करता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। तो फ्यूज के साथ क्या होता है, फ्यूज एक ऐसा वायर होता है, एक वायर होता है। तुमने भी देखा होगा फ्यूज कैसे बनाया जाता है, घर में अक्सर लाइन चलाया जाता है तो हम लोग फ्यूज लगाते थे, ठीक है। इसमें क्या होता है, करंट फ्लो करता है, सराउंडिंग टेम्परेचर है टी नॉट। टी नॉट क्या है, सराउंडिंग टेम्परेचर। इसका मेल्टिंग पॉइंट है टीएम, इसका मेल्टिंग पॉइंट है, इस वायर का मेल्टिंग पॉइंट है टीएम। टीएम माइनस टी नॉट, टीएम माइनस टी नॉट को मान लो डेल्टा टी है। टीएम माइनस मीन्स का मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से इतना टेम्परेचर ज्यादा है, यानी जब भी इसके ऊपर वो टेम्परेचर पहुंचेगा ये मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जब भी इसमें करंट फ्लो कर रहा होगा इसमें दो चीजें हो रही होंगी। क्या, एक तो क्या होता है, इसमें हीट प्रोड्यूस होता है ड्यू टू रेसिस्टेंस, और दूसरा ये लूज करता है ड्यू टू रेडिएशन, समझो। तो इसमें किसी मोमेंट में दो चीज होता है, पावर गेन्ड बाय रेसिस्टेंस या बाय पावर गेन्ड बाय करंट, प्रोड्यूस्ड बाय करंट इज पावर लॉस्ट बाय रेडिएशन। यानी इसके अंदर एक हीट प्रोड्यूस हो रहा है हर जगह और ये एक हीट लूज कर रहा है सराउंडिंग को रेडिएशन के थ्रू। इसके कारण इसका एक स्टेडी स्टेट आ जाता है, दिस इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट जब स्टेडी स्टेट पे पहुंचता है तो इसको एक मतलब उसमें रेट ऑफ गेन और रेट ऑफ लॉस इक्वल होता है, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फिक्स हो जाता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ज़्यादा नहीं उठता है। क्यों नहीं उठता है, क्योंकि जब तुम करंट को बढ़ाओगे तो क्या होगा कि इसमें हीट प्रोड्यूस बढ़ेगा, जब हीट प्रोड्यूस बढ़ेगा तो ये रेडिएट भी ज़्यादा करेगा। जिस टेम्परेचर पे आके इसका रेट ऑफ गेन जो पहले से ज़्यादा था तो इसको रेट ऑफ लॉस बढ़ाने के लिए अपने टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ता है, उसके बाद ये स्टैग्नेंट हो जाता है, उससे ज़्यादा इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। अगर वो टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर चला गया तो वो तो मेल्ट हो जाएगा। नाउ हीट गेन्ड बाय करंट का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। हीट गेन्ड बाय करंट क्या होता है, आई स्क्वायर आर। आर का मतलब है रो एल बाय ए। रो क्या है, रेसिस्टिविटी, रो क्या है इसकी रेसिस्टिविटी, एल क्या है इसकी लेंथ तुम जानते ही हो, और ए है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये है पावर जो प्रोड्यूस होता है, E इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। वैसे तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ होता है, रेडिएशन का बेसिक लॉ होता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, सिग्मा ई ए टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4। सिग्मा ई ए टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4, इसको बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ।
ये होता है नेट रेट ऑफ लॉस। बट स्पेशल केस में ये क्या बन जाता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये आता है सिग्मा ई ए 4T0 क्यूब इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी मीन्स टी माइनस टी नॉट, सिग्मा ई ए 4T0 क्यूब, ये तुमने पढ़ा होगा। दैट वुड बिकम सिग्मा ई। अब बताओ इसका सरफेस एरिया कितना है वायर का, जहां से लूज कर रहा है, ये होगा 2 पाई आर एल, क्योंकि ये सिलेंडर है। रेडियस अगर इसकी कितनी है, आर है, तो क्या लिख दोगे 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। और इसको क्या लिख दोगे, ए को पाई आर स्क्वायर लिख दोगे ना। बताओ अगर इसकी रेडियस आर है तो इसकी एरिया क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू ये क्या थी, सिंपल है, आई स्क्वायर आर रो एल बाई ए पाई आर स्क्वायर। सिग्मा ई ए 4T0 क्यू, ये कहां से आता है, न्यूटन्स लॉ से आता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग या स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, जो समझो। 2 पाई आर एल इंटू 4T0 क्यूब इंटू डेल्टा टी। अब देखो क्या होगा, क्या क्या कट जाएगा, ये एल और ये एल कट जाएगा। एग्रीड? तो तुम्हारा आएगा आई स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो आई स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा ई 2 पाई स्क्वायर, सॉरी 8 पाई स्क्वायर, सिग्मा ई 8 पाई स्क्वायर T0 क्यूब, T0 क्यूब, T0 क्यूब डेल्टा टी टाइम्स ऑफ आर क्यूब। आई थिंक सो, सही है ना। यस सर। सिग्मा कांस्टेंट होता है, इसको बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ई कांस्टेंट है, 8 कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, सराउंडिंग टेम्परेचर कांस्टेंट है, मेल्टिंग पॉइंट कितना ज़्यादा है वो भी कांस्टेंट है। दैट मीन्स आई स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब, आर क्यूब। जिस करंट पे ये मेल्ट होगा, जब ये डेल्टा टी इसके इक्वल हो जाएगा, जब ये डेल्टा टी इसके इक्वल हो जाएगा, जब तक ये डेल्टा टी इस डेल्टा टी से कम है तब तक मेल्ट नहीं हो रहा है। जैसे ये डेल्टा टी इसके डिफरेंस इक्वल होगा, ये मेल्ट हो जाएगा। तो आई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तुमको याद क्या रखना है, सिर्फ ये आई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो दो चीजें समझ लो। पहली बात, ये लेंथ के इंडिपेंडेंट होता है, ये लेंथ के इंडिपेंडेंट होता है, बट रेडियस के पे डिपेंड करता है। रेडियस के 3/2 के पावर प्रोपोर्शनल होता है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के कितने पावर के प्रोपोर्शनल होगा। करंट इज, यहां से क्या निकला तुम्हारा, यहां से तुम्हारा निकल रहा है कि करंट इज प्रोपोर्शनल टू r to the power 3/2, but you know that area is proportional to r square, ये ना। तो एरिया के किस पावर का प्रोपोर्शनल, सो बताओ, 3/4। होगा जी, होगा ना। सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। आर हो गया प्रोपोर्शनल, आर की जगह डाल देंगे 1/2, 1/2 3/4, सही। तो तुमसे ये रेशियो पूछेगा, क्या पूछेगा क्वेश्चन, नहीं आता है नहीं बनेगा, आता है बनेगा। आई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, याद क्या रखोगे, आई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। डेरिवेशन छोड़ दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये अब याद होना चाहिए। एग्जाम में आ गया तो आता है तो आता, नहीं आता तो नहीं आता है। जैसे अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि अगर आर रेडियस पे 4, अगर आर को 4r कर दें, तो अगर पहले करंट आई था, जब वायर की रेडियस r है तब करंट आई पे वो मेल्ट हो रहा था, जब 4r कर देंगे तो कितने पे मेल्ट होगा, सो बताओ। 4
R को मैंने 4 टाइम्स कर दिया, R को मैंने 4 टाइम्स कर दिया, तो 4 to the power 3/2 8 टाइम्स हो जाएगा, होगा ना? Yes, sir. Yes, sir. याद रखना, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये हो गया 8 टाइम्स हो जाएगा। तो ये होता है फ्यूज का एक्शन। अब समझो, किसी फ्यूज में अगर लिखा है 10 एम्पियर, किसी फ्यूज, आजकल फ्यूज आता है ग्लास के उसमें होता है, बंद होता है, एक वायर होता है 10 एम्पियर। इसीलिए क्या होता है कि जब फ्यूज उड़ जाता है हम डबल वायर दे देते हैं, हम 2 वायर को डाल के उसको ट्विस्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ जाता है। जब हम 2 वायर देते हैं तो क्या होता है, बेसिकली एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ जाता है, इसीलिए अब वो उसी करंट पे मेल्ट नहीं होता है। जब हमारा फ्यूज उड़ जाता है बार बार, तो हम क्या करते हैं, करंट थोड़ा सा वायर को, या तो थिक वायर हो, या हम क्या करते हैं, ये 2 वायर को अमेट देते हैं, तो A + A 2A हो जाता है, A + A 2A हो जाता है। इसीलिए हमारा करंट रेटिंग बढ़ जाता है, वो मतलब कुछ और करंट तक टॉलरेट कर लेता है, ठीक है? अब समझो इसको, अब समझो इसको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास 2 आइडेंटिकल वायर्स हैं बट उनकी अलग अलग वो है, अगर तुम्हारे पास 2 आइडेंटिकल वायर्स हैं, फ्यूज है, इसकी रेटिंग 10 एम्पियर है, इसकी रेटिंग मान लेते हैं, इसकी रेटिंग 10 एम्पियर, इसकी रेटिंग 20 एम्पियर है। आइडेंटिकल है मतलब दोनों रेजिस्टेंस दोनों का सेम है, सेम रेजिस्टेंस, सेम रेजिस्टेंस या आइडेंटिकल। तो अगर हम दोनों को सीरीज में डाल देंगे तो इसकी रेटिंग कितनी होगी, और हम दोनों को सीरीज में डाल देंगे तो रेटिंग कितनी होगी बताओ? ये 10 एम्पियर पे मेल्ट करता है, ये 20 एम्पियर पे, इसका सीरीज कितने पे मेल्ट करेगा बताओ? 10 पे, इसकी रेटिंग आएगी 10। एग्रीड? जैसे 10 क्रॉस करेगा ये मेल्ट कर जाएगा, ये भले मेल्ट ना करे बट सर्किट तो टूट गया ना, सर्किट तो टूट गया ना। अब आओ पैरेलल में, अब आओ पैरेलल में, पैरेलल में बताओ, पैरेलल में बताओ, ये मान लो 10 है, ये मान लो 30 है, ये भी 30 है मान लो। अब मैंने पैरेलल में दे दिया, ये 10 एम्पियर पे मेल्ट होता है, ये 30 एम्पियर पे, आइडेंटिकल है दोनों। यहाँ पे कितना मैक्सिमम करंट आ सकता है कि मेल्ट ना हो? आइडेंटिकल का मतलब दोनों में करंट इक्वली डिवाइड होगा। यहाँ कितना करंट आ सकता है मैक्सिमम? यहाँ कितना करंट आ सकता है? ये 10 पे मेल्ट होता है, ये 30 पे मेल्ट होता है, यहाँ जो भी करंट आता है वो हाफ हाफ हो जाता है। तो यहाँ पे कितना करंट आएगा तो हम कहेंगे ये मेल्ट हो गया, मतलब हम कहेंगे ये सर्किट ब्रेक हो गया। क्या चीज? मान लो यहाँ 20 आ गया, निकल गया, निकल गया, क्योंकि 20 आया, 10 ऊपर 10 नीचे, 10 यहाँ गया, ये मेल्ट हो गया। अब सारा 20 यहाँ जाना शुरू हो जाएगा, अभी भी तो करंट यहाँ तक पहुँच जाएगा ना, अभी भी तो करंट यहाँ तक पहुँच रहा है, हमको तो इसको बचाना था ना, ये तो मेल्ट हो गया और दूसरे रास्ते से तो करंट वहाँ पहुँच रहा है 20 एम्पियर। अब क्या होगा? 30, हमको तो इसको ब्रेक करना है ना, इसको बुझा देना है ना, 30। तो याद रखना, सीरीज में कम वाला होता है, पैरेलल में ज्यादा वाला होता है। सीरीज में कम वाला, देखो ये दोनों सीरीज में था कम वाला, ये दोनों पैरेलल में था ज्यादा वाला। तो इस सीरीज में कोई एक ब्रेक कर गया तो ब्रेक कर गया, पैरेलल में दोनों का ब्रेक करना जरूरी है। याद रहेगा? Yes. ठीक, Yes, sir. चलो देखो, कुछ और चीजें हैं इसमें। फ्यूज किस चीज से बनता है, ये मटेरियल सब क्या होता है, लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये सब बताएंगे।
ठीक है, आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल दीज इन डिटेल्स। तो अब हम अपने उस पर्पस के नज़दीक पहुंच रहे हैं। नज़दीक मतलब क्या है, हम अपने उस जो हम चाहते थे करना। मेरा एक पर्पस था कि हम एक चीज़ अचीव कर लें ताकि हम तुम्हारे सिलेबस को अपनी मुट्ठी में कर लें, कंफर्टेबल पोजीशन में, ताकि हम उसको जब चाहें हम सिलेबस को कंट्रोल करें, सिलेबस मुझे कंट्रोल नहीं करेगा। ठीक है, तो हम उस चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, इसीलिए हमको अभी टेंशन वगैरह सब है नहीं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमको एक सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन अब ये भी लेना है और ये भी लेना है। ठीक है, तो चलो कुछ चीज़ें हम अभी इसमें बता देते हैं, ये सब चीज़ नौटंकी ख़त्म करते हैं। हम आ रहे हैं, अगर जो क्वेश्चन सीरीज पैरेलल से नहीं बनता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, उसको कैसे बनाते हैं और सिमेट्री कैसे यूज़ करते हैं वैसे केसेस में। ठीक है, सो देखो फाइंडिंग equivalent resistance where series parallel do not work, ठीक है। इसका सबसे बेसिक मेथड उसको बोलते हैं करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, और जो भी यहाँ करेंगे सब कैपेसिटेंस में वैलिड है, कैसे वैलिड है वो बता रहा हूँ। ठीक है, हम सबसे पहला इसमें जो मेथड होता है वो होता है करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। हालांकि इसको हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि हम इतने स्मार्ट हैं, हमको इतने तरीके पता होते हैं, हम इसको अवॉइड कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन है मेथड है, बेसिक मेथड है, तो इसको यहाँ से स्टार्ट करना जरूरी है। ठीक है, किसी मेथड को यूज़ नहीं करते हैं तो वो इसलिए यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ठीक है वो हमारे उससे बेटर मेथड है, उसको जानना चाहिए सबको। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब भी तुम्हारे पास कोई सर्किट होगा उसमें एक कुछ स्ट्रक्चर ऑफ कुछ रेजिस्टेंसेस होंगे और तुमसे पूछा जाएगा कि फाइंड द रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी, ए और बी के क्रॉस रेजिस्टेंस। और जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है वो सर्किट सॉल्विंग नहीं है, उसमें सारे कुछ रेजिस्टेंस ही है, कोई इसमें बैटरी नहीं लगा हुआ है, ये सारा कुछ रेजिस्टेंस ही है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ओनली, इट इज नॉट द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। और यहाँ कोई सेल नहीं लगा हुआ है और यहाँ कोई सेल नहीं लगा हुआ है, वो हम कर चुके हैं। नॉर्टन थ्योरम, नॉर्टन नहीं, थेवेनिन थ्योरम, मिलमैन थ्योरम, वो सब हम कर चुके हैं। लूप मेथड, सुपरपोजिशन मेथड हम सब जानते हैं, नोडल मेथड वो सब कर चुके हैं। यहाँ सारे रेजिस्टेंस ही होते हैं। ए और बी के क्रॉस पूछा है रेजिस्टेंस क्या होगा। स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 पहले मैं थ्योरेटिकली बता रहा हूँ। स्टेप 1, मेंटली कनेक्ट ए बैटरी बिटवीन ए एंड बी। क्या करो, कनेक्ट ए सेल, कनेक्ट ए बैटरी ऑफ EMF V between A and B and let it supply current I। मान लो उसने, उसके पॉजिटिव प्लेट में करंट I भेजा और नेगेटिव प्लेट में करंट I लौट आया। क्या हुआ, पॉजिटिव प्लेट में करंट I भेजा और नेगेटिव प्लेट में करंट I लौट आया। क्या करो, इसको ऐसे ज्वाइन करो और मान लो ये V वोल्ट का है, यहां से करंट I गया और यहां से करंट I लौट गया। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, अब ये करंट जब यहां पहुंचा और जब ये करंट यहां पहुंचा या निकला, या इसको ये भी कह सकते हैं करंट I यहां गया तो करंट माइनस I यहां गया। फर्क सिर्फ इतना है, इधर करंट जा रहा है, इधर करंट लौट रहा है। जब ये करंट यहां पहुंचेगा तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करो। इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मान लोगे इधर करंट कितना गया x, तो इधर करंट कितना जाएगा I माइनस एक्स। ठीक है, नाउ स्टेप 2, स्टेप 2 तुम्हारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूट द करंट। स्टेप 2, डिस्ट्रीब्यूट द करंट, करंट को डिस्ट्रीब्यूट करो, डिस्ट्रीब्यूट द करंट। इस डिस्ट्रीब्यूशन में तुमको अननोन मानना पड़ेगा।
अननोन तुमको मानना पड़ेगा, अननोन बी एक्स वाई। मान लो यहां करंट मान लिए x, तो यहां चला जाएगा i माइनस एक्स, यहां मान लिया y, तो यहां कितना आ जाएगा i माइनस एक्स माइनस वाई। तो तुमको अननोन मानने पड़ेंगे, तुमको मानने पड़ेंगे कि यहाँ पे x है, यहाँ y है, लाइक दैट। हम इस अननोन x, y और z इसकी संख्या घटाना चाहते हैं, क्योंकि इसकी संख्या जितना ज्यादा होगा इक्वेशन उतना बार लिखना पड़ेगा। तो ये जो अननोन तुम लिख रहे हो ना x एंड y, इसको घटाने के लिए हम सिमेट्री यूज करते हैं। क्या करते हैं? सिमेट्री यूज करते हैं। यूज सिमेट्री, यूज सिमेट्री इफ इट एग्जिस्ट। देखते हैं कैसे। हमको ये x और y जितना कम यूज करना पड़े उतना अच्छा है। अब मजबूरी है, कोई रास्ता नहीं है तो यूज करना ही पड़ेगा। और जहां मजबूरी होगी और हमको तीन तीन वेरिएबल या दो दो अननोन मानना पड़ेगा, हम इस मेथड से जाएंगे ही नहीं। बट मेथड तो है, सिमेट्री यूज करो, सिमेट्री यूज करो अगर है, ताकि तुमको x और y कितने टाइप के सिमेट्री होते वो हम तुमको बताएंगे। सेकंड स्टेप में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट कर लो, जितना कम वेरिएबल मानना पड़ो। यूज सिमेट्री टू डिक्रीज नंबर ऑफ अननोन्स। ठीक। स्टेप थ्री, स्टेप थ्री क्या करोगे? तुमने ये डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। अब जितने अननोन है, मान लो एक मानना पड़ा x, तो क्या करो? एक ऐसे लूप में जाओ जिसमें बैटरी ना हो, एक ऐसे लूप में जाओ जिसमें बैटरी ना हो, ये बैटरी ना हो। एक इस लूप में जा सकते हो, इस लूप में जा सकते हो, इस लूप में जा सकते हो, इस लूप में जा सकते हो। किसी ऐसे लूप में जाओ, कितनी बार? जितना अननोन मानना पड़ा है, जितना अननोन मानना पड़ा है उतनी बार बैटरी लेस लूप में जाओ, बैटरी लेस लूप। उनसे तुमको ये सॉल्व करके आएगा x एज फंक्शन ऑफ i, y एज फंक्शन ऑफ i, w एज फंक्शन ऑफ i। समझो। और उसके बाद लास्टली हम एक लूप लेंगे जिसमें ये हो। देखो कैसे। तो स्टेप थ्री है, गो इन लूप्स, गो इन बैटरी लेस लूप्स, बैटरी लेस लूप्स as many times as there is number of unknowns x y like that. Solve them. जब तुम इसको सॉल्व करोगे तुमको x आएगा सम फ्रैक्शन ऑफ i, तुमको y आएगा सम फ्रैक्शन ऑफ i। हमेशा याद रखना, x तुमको आएगा सम फ्रैक्शन ऑफ i by 3, 2i by 3, 6, 3i, कुछ भी, मतलब सम फ्रैक्शन ऑफ i। स्टेप 4, नाउ मूव इन ए लूप कंटेनिंग द सेल। अब इस सेल के ब्रांच को लेते हुए किसी लूप में घूम जाओ, उसमें जहां जहां x है वहां ये वैल्यू डाल दो, जहां जहां y है यहां ये वैल्यू डाल दो। तुम देखोगे आएगा v इज इक्वल टू समथिंग इंटू आई, एक बहुत बड़ा ब्रैकेट इंटू आई, वो ब्रैकेट है r, वो ब्रैकेट है r। अब क्या करो? मूव इन ए लूप कंटेनिंग सेल। यू वुड गेट v इज इक्वल टू समथिंग इंटू आई, v इज इक्वल टू समथिंग इंटू आई। यानी कि जब तुमने वोल्टेज v लगाया, इसने जो करंट खींचा, v और i में एक रिलेशन है, यानी ये पूरा का पूरा मिलके किसके जैसा बिहेव कर रहा है? R इक्विवेलेंट। दिस इज R इक्विवेलेंट। ठीक। ये तो खैर मेथड हो गया, हम बता रहे हैं। हम स्टेप वही करेंगे। पहला स्टेप बैटरी कनेक्ट करेंगे, दूसरा करंट मानेंगे उस बैटरी ने I दिया और I लिया, I गया, I वापस आ गया। हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम कई बार डिस्ट्रीब्यूशन में इसको हम सिमेट्री का यूज करके हम उसको ये कर देंगे कि वो डिस्ट्रीब्यूट करना ही नहीं पड़ेगा। तीसरा हम क्या करेंगे? x निकालेंगे जो जो अननोन है, और लास्ट में एक बैटरी वाले लूप में जब हम x निकाल, पहले हम क्या करेंगे? उतनी बार लूप में घूमेंगे बैटरी लेस लूप में जहां पर ये नहीं है, जहां पर सेल नहीं है।
और लास्ट में क्या करेंगे, जब सबको हम निकाल लिए अननोन एक्स वाई जेड जो भी है उसको जब आई के टर्म में निकाल लिए, हम बैटरी के ब्रांच को लेते हुए एक लूप में जाएंगे और डाल देंगे। देखते हैं कैसे, ठीक। सो देखो इसमें कोई थ्योरी का है नहीं, इसमें हम तुमको मेथड इसलिए बता दिए क्योंकि जिस तरह हम कैपेसिटेंस में कहे थे कैपेसिटर निकालने का तरीका होता है प्लस क्यू डालो माइनस क्यू डालो, ये करो, वही चीज यहाँ भी होगा। इसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसी करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को कैपेसिटर चैप्टर में बोलेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। और आंसर कैसे रिप्लेस होगा एक से दूसरा वो भी तुमको बता रहे हैं कैसे। मेरे पास एक क्यूब है, ये बहुत पॉपुलर सा क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। मेरे पास एक क्यूब है, ये क्यूब है, देख नहीं रहा क्यूब, ठीक है, ये क्यूब है। इसका हर एज जो है, इसका हर जो एज है, ये एज, इसका रेजिस्टेंस आर है। हमको निकालना है ए और बी के बीच, ए और सी के बीच, ए और डी के बीच। each edge has रेसिस्टेंस आर। हमको ए और बी को बोलते हैं बॉडी डायगोनल। ए और बी क्या होगा, बॉडी डायगोनल। ए और सी क्या हो गया, फेस डायगोनल, पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। ए और डी क्या हो गया, एज। आर अक्रॉस ए बी इसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल, होगा जी। आर अक्रॉस ए सी फेस डायगोनल, आर अक्रॉस ए डी एज। वैल्यू याद कर लो, डिराइव तो करेंगे, वैल्यू याद कर लो। कभी कभी रेडीमेड काम पड़ता है, कभी कभी रेडीमेड किसी क्वेश्चन में काम पड़ता है, ठीक है। 10/12R, 9/12R एंड 7/12R। R/12 कॉमन है, 10, 9, 7, 3 नंबर याद रखो, 10, 9, 7। अगर ये कैपेसिटर में होता, हर एक एज का कैपेसिटेंस C होता, तो यहां पर आता 12/10C, 12/9C एंड 12/7C, ठीक है। 3 नंबर है 10, जितना ज्यादा लेंथ है उतना ही बड़ा नंबर भी है। 3 नंबर है 10, 9, तो देखो ए से बी सबसे बड़ा है तो 10, ए से सी जो डिस्टेंस है मिडिल में है तो 9, और ए डी सबसे छोटा है तो ये। अब कैसे निकालते हैं इसको देखो। हम पहला स्टेप क्या बताए थे, बैटरी कनेक्ट करो। पहला स्टेप हमारा क्या था, बैटरी कनेक्ट करो। तो चलो एक काम करते हैं, ए और बी के बीच में निकालना है ना, एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। ए और बी के बीच में क्या करते हैं, एक बैटरी जो है लगा देते हैं, जिसका वोल्टेज कितना है V, इसका वोल्टेज कितना है V, और मान लेते हैं यहां से करंट कितना गया I, और यहां से लौट के कितना आया I। अब सोचो, तुमको A पे एंटर करना है, A पे एंटर करना और B से निकलना है। ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है इसमें। A से एंटर करना है, B से निकलना है। जब तुम A पर आओगे तुमको डिसीजन लेना है, इधर जाए कि इधर जाए, कौन सा रास्ता बेटर होगा और क्यों। अगर हम यहां से जाए, अगर हम यहां से हम ए बी के अलोंग अगर हम एक वो कर दें, क्या बोले, ए बी के अलोंग ऐसे करके इस कॉर्नर से इस कॉर्नर अगर हम क्या करें, एक वो लगा दें, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में रॉड घुसेड़ दें, इस कॉर्नर से घुसाएं और इस कॉर्नर से निकाल दें, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के होके हम एक रॉड घुसा दें।
तो जब ये यहाँ पहुंचेगा इसको 3 रास्ता मिलेगा, इधर इधर और इधर, सब तो बराबर ही है, क्या फर्क है। यहां से जाएगा डी पर तो इसको वही चीज फेस करना पड़ेगा जो यहां से इसको जाना पड़ेगा पी पर और फेस करना पड़ेगा। यहां से डी पर जाएगा, यहां से पी पर जाएगा और यहां से क्यू पर जाएगा, बट जाने के बाद इसको वही चीज मिलेगा। यहां से यहां जाएगा तो एक इसको सरफेस मिलेगा जिसके फेस के डायगोनल इसको जाना है। ए से पी जाएगा तो भी इसको एक फेस मिलेगा जिसके डायगोनल इसको दिखेगा वो, और यहां से यहां जाएगा तो भी इसको इस फेस के डायगोनल दिखेगा। तो कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। तो अगर यहां x जाएगा तो यहां भी x ही जाएगा और यहां भी x ही जाएगा। क्यों? क्योंकि एंट्री पॉइंट से लेकर डेस्टिनेशन पॉइंट तक, एंट्री पॉइंट से लेकर डेस्टिनेशन पॉइंट तक का जो रास्ता है, जो रास्ता यहां से है वही बल्कि अगर मेरे पास ये होता, मेरे पास सही में एक रॉड अगर होता और इसमें इसको घुसा पाते इस तरह से, देखो हम अगर यहां से रॉड को हॉरिजॉन्टली घुसाते तो इसको अगर नचाते तो तुम देखते कि ये कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर हम इस रॉड इस कॉर्नर में घुसाएं और इस कॉर्नर से निकाल दें तो तुम देखोगे इसके घूमने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आइडेंटिकल है। यहां से ये रास्ता और ये रास्ता आइडेंटिकल है। तो बेसिकली बात क्या है, इसको डिसीजन लेना है कि हम कौन सा रास्ता लें। तो जब ये देखेगा ये रास्ता, ये देखो यहां से यहां जाओ, यहां से यहां जाओ, यहां से यहां जाओ, ए से डी, डी से सी, सी से बी, या ए से पी, पी से सी और सी से बी, या ए से क्यू और क्यू से मान लो एस और एस से बी, तो बात तो बराबर ही है। तो कोई कारण नहीं है, इतना परफेक्ट सिमेट्री है यहाँ पे, इतना परफेक्ट सिमेट्री है। इसी को हम दूसरे तरीके से बनाते हैं, रुक जाओ। ए बी सी डी है ना, चलो ठीक है, फिर से बनाएंगे नेक्स्ट डायग्राम। तो यहाँ इसको परफेक्ट सिमेट्री मिलेगा। क्या मिलेगा? या एक काम करते हैं, हम तो नाम दे दिए हैं ना, चलो अभी देखो मजा आएगा। ए बी सी डी, ई एफ जी एच, ये था ए जी, ये था ए एफ और ये है ए बी, ठीक है ना। चलो अब देखो हम इसी डायग्राम को दूसरे तरीके से बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? इस तरह से। और समझना है दोनों डायग्राम में कोई फर्क नहीं है। यह ए बी सी डी, ए बी सी डी फ्रंट फेस, समझ रहे हो? ए बी सी डी फ्रंट फेस जो है ये है। सबसे बैक फेस कौन सा है? ई एफ जी एच। और एक कनेक्टिंग है ए टू ई, एक कनेक्टिंग है ए टू ई, एक है बी टू एफ, एक है सी टू जी, एक है सी टू जी और एक है एच टू डी। तुमसे पूछा गया बिटवीन ए एंड सी, बिटवीन ए एंड जी ना, हाँ ए एंड जी, तुमसे पूछा गया बिटवीन ए एंड जी, ए और जी के बीच में पूछा गया। तो ये बताओ तुमको ए से जी तक पहुंचना है, तुमको ए से जी तक पहुंच जाओ, तुम यहां एंटर करोगे, जी पे पहुंचना है, तो तुम यहां से चलोगे या यहां से चलो या यहां से चलो, क्या फर्क है? या अभी हम सिमेट्री यूज नहीं करना चाह रहे हैं और इस लाइन को ऐसे ज्वाइन कर दें ए जी को, इसके बाद सिमेट्री है, जो इधर वही इधर, जो इधर वही इधर। चलो खैर हम बहुत सारा कॉन्सेप्ट एक बार मिक्स करेंगे, दिक्कत आएगा। पहले ये बताओ हमको ए पे एंटर करना है। मान लो ये पाइप है, ये क्यूब नहीं है, ये पाइप है, एक पाइप का बना हुआ क्यूब है। पानी यहां से एंटर कर रहा है और यहां से निकल रहा है, ग्रेविटी नहीं है। पानी यहां से एंटर कर रहा है और यहां से निकल रहा है। किस पाइप में ज्यादा पानी जाएगा? इसमें या इसमें? और क्यों? पानी ऐसे करके डायगोनली एंटर कर रहा है और यहां से पानी को निकलना है। जब पानी है पे ये करेगा, एंटर करेगा, इधर इधर और इधर, 3 रास्ते हैं। कोई तो डिफरेंस हो तीनों में? कोई डिफरेंस नहीं है। जो रास्ता यहां, वो यहां, वो यहां। सिमिलरली यहां के बाद डी पे पहुंचने के बाद
जैसा इसको डी पे पहुंचने के बाद जी दिखेगा, वैसा इसको बी पे पहुंचने के बाद जी दिखेगा, और वैसा इसको ई पे पहुंचने के बाद जी दिखेगा। यानी यहां पर चूंकि यहां करंट एंटर कर रहा था एक्स आई, और इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होना था, ये कितना हो जाएगा बताओ? I/3 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 I/3। कोई डाउट? अब ये बताओ, जब ये करंट यहां पहुंचेगा I/3, तो जब ये यहां पहुंचेगा करंट I/3, इसके 2 रास्ते हैं, या तो इस साइड से जाए या इस साइड से जाए, और दोनों आइडेंटिकल है। इधर से जाए तब पहुंचे या इधर जाए तब पहुंचे, दोनों में कोई फर्क नहीं। तो ये I/3 कितना हो जाएगा? I/6 I/6। सिमिलरली ये I/3 जब यहां पहुंचेगा, यहां पे इसके 2 रास्ते हैं, E to F F to G, E to G to H H to F, तो ये इसको इक्वल मिलेगा। I/6 यहां हो जाएगा, I/6 यहां हो जाएगा। यहां पे ये I/3 यहां पहुंचेगा, ये कितना हो जाएगा? I/6 यहां, I/6 यहां। तो फिर जब यहां से I/6 आएगा, यहां कितना हो जाएगा? I/3। यहां से जब I/6 यहां से पहुंचेगा, I/6 यहां से कितना हो जाएगा? I/3। यहां देखो I/6 यहां से पहुंचेगा, I/6 यहां से, इसमें कितना हो जाएगा? I/3। क्यों जी? देखो जैसा एंट्री था वैसा एग्जिट है, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। यहां से करंट आई एंटर किया और यहां से करंट आई लीव किया, लेकिन जिस तरह से एंट्री में था, एंट्री के बाद अगर हम इस करंट को रिवर्स कर देते, अगर हम इस बैटरी को रिवर्स कर देते, तो जो यहां पर जा रहा था वही यहां पर आता, जो यहां पे जा रहा था वही यहां पर आता, यहां पे जो यहां से आ रहा था वही यहां पे जाता। तो यहां I/3 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 वैसे भी होगा। तो देखो तो आ गया डिस्ट्रीब्यूशन। तुमको क्या बोले थे? एक x चाहिए, हमको क्या चाहिए? हर ब्रांच में करंट चाहिए, x y z सब कुछ इन टर्म्स ऑफ I चाहिए। हमको सारे ब्रांच में करंट टर्म्स ऑफ I है। किसी एक को पकड़ लो, किसी एक को पकड़ लो, कोई एक ब्रांच ले लो बैटरी लेते हुए। हम क्या कर रहे हैं? इस तरह घूम रहे हैं। कैसे? हम ले रहे हैं लूप। कौन सा लूप ले रहे हैं? देखो A से D, A से D, D से H, A से D, D से H, H से G, A से D, D से H, H से G और G से A। हम इस लूप में घूम जाते हैं। तो यहां से बताओ, यहां से स्टार्ट हुए, यहां से यहां प्लस V, हम लास्ट स्टेप पे डायरेक्ट आ गए हैं। कौन सा स्टेप? टेक ए लूप कंटेनिंग द बैटरी एज वन ऑफ द ब्रांच। यहां से यहां प्लस V, यहां से यहां -I/3R, यहां से यहां -I/6R, यहां से यहां -I/3R, और पहुंच गए जहां थे वहीं 0। यहां से आएगा V = 5R/6 into I। V = I into R equivalent, V = I into R equivalent। तो R equivalent कितना हो गया बताओ? 5R/6। इंटरेस्टिंग बात यह है, पॉइंट B, पॉइंट E और पॉइंट D इक्विपोटेंशियल है। पॉइंट B क्यों? तुम यहां से चले, A से यहां गए, कितने का ड्रॉप हुआ? I/3R। तुम A से E गए, कितने का ड्रॉप हुआ? I/3R। तुम A से D गए, कितने का ड्रॉप हुआ? I/3R। तो यानी B, E और D का पोटेंशियल सेम हो, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, ड्रॉप सेम है, तो तीनों इक्विपोटेंशियल होगा। यानी B = E = D। समझो, B = E = D। B, D और E सेम पॉइंट है। सिमिलरली G से देखो, G से जब तुम जाओगे सेम पॉइंट से यहां जाओगे, जितना राइज होगा I/3R, उतना ही G से C में राइज होगा, उतना ही G से F में राइज होगा। इसका मतलब है H, C and F, H = C = F। ये तुमको दूसरा तरीका दे रहा है, देयर इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। ये तुमको दूसरा तरीका दे रहा है। क्या तरीका दे रहा है? क्या करो, A को यहां लिखो, B को यहां लिखो, यहां एक पॉइंट लिखो। कौन सा? B A B।
यहां एक पॉइंट लिखो, कौन सा? बी, ई और डी। इसका नाम दो बी, ई और डी। इसका नाम दो, इसकी यहां पे एक पॉइंट दो। देखो ये सर्किट कैसे बनेगा, ए यहां, बी यहां, यहां और यहां। इसका नाम दो बी, डी, ई। इसका नाम दो सी, एफ, एच। ये बताओ, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया, एफ आ गया, जी नहीं आया ना? तो बी की जगह जी है लास्ट में। यहाँ, अच्छा यहाँ पे जी, हाँ करेक्ट, हाँ जी, ठीक है। अब देखो पहला रेजिस्टेंस ये कहां से कहां के बीच में, ए और डी हो गया। दूसरा ए और बी, तीसरा ए और ई हो गया। इधर से आओ, जी वाले से, जी से एच, जी से एच, जी से सी एंड जी से एफ हो गया। अब क्या बचा? एच से डी, एच से डी, डी से सी, डी से सी। ये क्या है? ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद क्या है? एच से ई, एच से ई। और क्या बचा? सी से बी, सी से बी। और क्या बचा? ई से एफ, ई से एफ। एक और बच रहा है कोई, कौन सा बच रहा है? कि बी से, हाँ बी से एफ, हाँ बी से एफ। ये बी, ये एफ। तो देखो क्या हो गया, R/3 प्लस R/6 प्लस R/3, 5R/6। इसका और भी मेथड्स है, बहुत सारे मेथड है, अभी तो स्टार्ट हुआ है, ठीक। तो यहां तो तुमको लग रहा होगा कि कैसे हो रहा है और क्यों तीनों आइडेंटिकल थे। अब हम दूसरा केस जब लेंगे उसमें आइडेंटिकल नहीं होगा, उसमें दो पाथ आइडेंटिकल होगा, तीसरा अलग होगा। तो एक में x मानेंगे, दूसरे में x, तीसरे में i-2x, ठीक है। देखो हम दूसरा केस ले रहे हैं, हम दूसरा ले रहे हैं। हमने ये कहा क्या निकाला था? बॉडी डायगोनल। यहां तो कुछ मानना ही नहीं पड़ा, यहां तो कुछ मानना ही नहीं पड़ा। सिक्स मेथड्स आर देयर, 6 मेथड है। बट एक बात और बता देता हूं, इस टाइप के क्वेश्चन आज तक आईटी ने नहीं पूछे, ना कहीं पूछेगा। दिस इज गुड फॉर एंटरटेनमेंट, नॉट फॉर एग्जाम। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और आरसी सर्किट इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन दिस सिमेट्री एंड दिस क्यूब एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। फिर भी हम लेंगे सब कुछ, लेकिन इस पे हम बहुत ज्यादा रिसर्च हमको नहीं करना है। दिस एंटरटेनिंग बट नॉट गुड। देखो नाउ व्हाट वी आर टेलिंग यू दैट, अब हम क्या कर रहे हैं, ये ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? ठीक है, नाम दे दो ए बी सी डी ई एफ जी एच। हमको ए और एफ में निकालना है। कहाँ? ए और एफ में। एक बैटरी करंट करो, मान लो इसने करंट भेजा आई, यहां से आया आई। अब बताओ, जब तुम ए पर एंटर करोगे और एफ से निकलना है, जब यहां पहुंचोगे, एक रास्ता इधर है, एक रास्ता इधर है, एक रास्ता इधर है। तुमको नेचुरली ये और ये रास्ता एक जैसा दिखेगा, बट ये थोड़ा अलग दिखेगा। तुमको ये रास्ता और ये रास्ता एक जैसा दिखेगा, बट ये थोड़ा अलग दिखेगा। देख लो, तुमको यहां से जाना कहाँ है? मेन चीज क्या है? जाना कहाँ है? जाना है एफ पे। तो जब तुम यहां से देखोगे तो ये रास्ता तुमको एक जैसा दिख रहा है, ये और ये, बट ये थोड़ा अलग दिख रहा है। तो ये तय है, यहाँ x जाएगा, यहाँ x जाएगा, तो यहाँ i-2x जाएगा। एग्रीड? अब बिकॉज इनपुट आउटपुट सिमेट्री है, जैसा एंट्री पे था वैसा ही
एग्जिट पे। देखो जैसा घुसने के बाद दिख रहा है सिस्टम, और इस साइड से घुसते तो वही चीज दिखता, एक जैसा ही दिखता। तो यहां से x जाएगा तो यहां से x आएगा, सिर्फ डायरेक्शन बदल जाता है। यहां से x एंटर किया था और यहां पे i माइनस 2x गया था, तो यहां से i माइनस 2x आएगा, क्योंकि जैसा एंट्री के टाइम है वैसा ही एग्जिट के टाइम है। देखो इधर से एंटर करो, इधर से एंटर करो, क्यूब में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहां से अगर x आया था तो यहां पे वही चीज रिवर्स हो जाएगा। तो सोचो यहां से x गया, यहां से x गया, इसमें करंट कितना जाएगा? यहां जंक्शन रूल लगाओ, यहां जंक्शन रूल लगाओ। यहां से x गया, यहां से x गया, तो इसमें कितना करंट गया होगा? 0। बिकॉज इन अगर यहां से करंट गया है सपोज W, x इज इक्वल टू x प्लस W, जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग x इज इक्वल टू x प्लस, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, इसको हटा दो, ये गया काम से। यहां x गया, यहां भी x गया, यहां से x पहुंचा E पे और यहां से x पहुंचा इधर, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, इसको हटा दो। जिस ब्रांच में करंट नहीं है उसका होना ना होना बराबर है, हटा दो इसको। क्या आ गया बताओ? R R 2R R R 2R 2R, और ये क्या R 2R, देखो R R 2R R R 2R, ये हो गया R R R R 2R 2R, तो ये कितना हो गया? तो R प्लस ये चारों मिलके R बन जाएगा, ये चारों मिलके R बन जाएगा, बनेगा R प्लस R 2R, R प्लस R 2R, 2R 2R पैरेलल R, R प्लस R 3R। सो कितना ये बताओ? एक आएगा 3R ऊपर वाला, बताओ ये हो गया R, ये हो गया R, और ये चारों मिलके हो गया R 3R, ये हो गया कितना? 2R, और ये कितना हो गया? 2R। तीनों को पैरेलल में ले लो, कितना आएगा बताओ? 1/R इक्विवेलेंट इज 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/3R, कितना हो गया बताओ? ये हो गया 6R, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2, 3 प्लस 3 प्लस 2, आई थिंक सो। सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6R/8, 3R/4, मैंने क्या बताया था? 9R/12, ठीक है। और भी मेथड्स हैं, बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि हमको सिर्फ क्यूब ही नहीं लेना है ना, ये सब मेथड में जो और बताऊंगा वो सब दूसरे मेथड। क्यूब तो रटाया मेथड है, सबको पता है। जो चीज़ सबको पता है वो किसी काम का नहीं है। जहाँ स्किल दिखाना वहाँ हम बताएंगे कैसे करना। अब क्या कर रहे हैं हम? अब ले रहे हैं एज के क्रॉस। अब क्या कर रहे हैं? हम ले रहे हैं एज के क्रॉस। देखो एज के क्रॉस क्या करेंगे? A B C D E F G H, A और B के क्रॉस निकालना है। V वर्ड लगाओ। मान लो यहाँ करंट गया I, यहाँ से करंट आया I। जब ये करंट यहाँ पहुंचेगा तो इसको ये रास्ता देखो, इधर से जाओ और चाहे इधर जाओ, ये तो सेम जैसा दिख रहा है, बट ये थोड़ा अलग दिख रहा है। मान लो इसमें करंट कितना चला गया? X, इसमें कितना चला जाएगा? X। देखो यहां से जब तुमको A पे एंटर करके B पे पहुंचना है तो ये रास्ता ऊपर जाओ या इधर जाओ, एक ही जैसा तुमको चीज फेस करना पड़ेगा, बट ये बहुत शॉर्ट रास्ता है, कुछ अलग है। शॉर्ट है, लॉन्ग वाला बस कुछ अलग है। तो यहाँ कितना आ जाएगा? I माइनस 2x। यहां से I माइनस 2x जाएगा तो यहाँ I माइनस 2x आएगा। उसी तरह यहां से अगर x जाएगा तो यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे अगर x जाएगा तो यहाँ पे x आएगा, यहाँ x जाएगा तो यहाँ पे x आएगा, यहाँ पर x जाएगा तो यहाँ से x आएगा। अब देखो यहाँ पहुंचा ये। जब ये x यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ इसको बटना है, यहाँ इसको बटना है,
कैसे बताएंगे इसको? जब ये एक्स करंट यहाँ पहुंचेगा, अब यहाँ पर आगे इसको डिसीजन लेना है, पहुंचना कहाँ है? बी पे ना, पहुंचना कहाँ है? बी पे। यहाँ पे जब ये एक्स पहुंचेगा डी पे, यहाँ उसको दो रास्ते मिलेंगे जाने का, एक ये और एक ये। तो ये रास्ता थोड़ा शॉर्ट दिख रहा है, मान लो इसमें करंट कितना हो गया? वाई, तो इसमें कितना हो जाएगा? एक्स माइनस वाई। सिमिलरली ये करंट, ये जब पहुंचेगा यहाँ पे इसको क्या मिलेगा? दो रास्ता मिलेगा। तो यहाँ इसने शॉर्टर वाले में वाई लिया था, तो ये कितना लेगा? वाई लेगा। तो ये कितना आ जाएगा? एक्स माइनस वाई। ठीक है। सिमिलरली अब बताओ, हमको तो एक कोई ब्रांच चाहिए जिसमें कि, अच्छा ठीक है, तो ये हो गया x माइनस वाई। तो ये x माइनस वाई और x माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई। ये हो जाएगा 2 टाइम्स x माइनस, ये y है, ये y है, यहाँ आ गया दिस। तो ये बताओ कि अच्छा यहाँ पर ये x आया था, बटा था y और इसमें, तो यहाँ से आना चाहिए, यहाँ से अगर गया था y, तो यहाँ से, एक मिनट, यहाँ से यहाँ तक गया था, तो इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट C था। तो यहाँ से C से यहाँ पे C पे x आया था यहाँ, तो यहाँ पर गया था x माइनस वाई, तो यहाँ से आना चाहिए x माइनस वाई। देखे तो x माइनस वाई प्लस वाई। ठीक है, ये तो हो रहा है। ठीक है, इसको दूसरे मेथड से बनाएंगे। तो ये हो गया y, ये हो गया दिस, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस, क्योंकि 2 टाइम्स x माइनस वाई और x माइनस वाई, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस वाई, x माइनस वाई। हाँ ठीक है, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। इसका और भी बहुत सारे मेथड्स है। ठीक है, तो कितना वेरिएबल मानना पड़ा? 2। अननोन कितना है? 2, x और y दोनों। तो तुम जब इस ब्रांच को लेके चलोगे, तुम इस ब्रांच को लेके कर सकते हो, देखो इस ब्रांच को धरो, इस लूप में घूम जाओ। प्रॉब्लम क्या आएगी इस लूप में? प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं, प्लस v माइनस आई इंटू 2x इंटू आर इज 0। बट x तो पता हो i के टर्म में, तभी तो निकालोगे i को कॉमन, बिकॉज तुमको क्या लिखना है? v इज इक्वल टू दिस इंटू आर। ये जो आ रहा है, तुमको इस x को i के टर्म में लिखोगे तब तो आएगा v इज इक्वल टू समथिंग इंटू आर, समथिंग इंटू आई। तो x तो निकालना पड़ेगा। तो x निकालने के लिए क्या करते हैं? क्या बताए थे? 2 ऐसे लूप में जाओ जिसमें बैटरी ना हो, 2 ऐसे लूप में जाओ जिसमें बैटरी ना हो। कोई भी लूप पकड़ लो, इसमें घूम जाए, ऐसे घूम जाते हैं इसमें। किसमें? ए डी सी बी ए, इसमें बैटरी नहीं है, नहीं। यहां से यहां माइनस एक्स इंटू आर, माइनस एक्स इंटू आर, माइनस वाई इंटू आर, माइनस एक्स इंटू आर। देखो माइनस एक्स इंटू आर, माइनस वाई इंटू आर, माइनस एक्स इंटू आर, और ये उल्टा जा रहा है, प्लस आई माइनस 2x इंटू आर, ये 0। तो यहां से आ जाएगा, देखो आई माइनस 2x इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई ना, हाँ। ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू 4x प्लस वाई, फर्स्ट इक्वेशन। 2 अननोन है, 2 इक्वेशन चाहिए। अब क्या करते हैं? एक काम करते हैं, इस लूप में घूम जाते हैं, किसी भी लूप को ले लो, GCBF, नहीं GCBF तो कट जाएगा ख्याल से। तो एक काम करते हैं कि इसमें घूम जाते हैं, किसमें? HGFE, ठीक है, HGFEH, इसमें घूम जाते हैं। यहां से यहां जाएंगे, -2 इंटू एक्स प्लस माइनस वाई, -2 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू आर। फिर यहां से यहां जाएंगे तो फिर से वही होगा, तो -3, यहां से यहां वही, यहां से यहां वही, यहां से यहां तो क्या हो जाएगा? प्लस वाई इंटू आर, क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं करंट के, प्लस वाई इंटू आर। और यहां से यहां जाएंगे तो फिर से माइनस, यहां भी माइनस एक्स माइनस वाई, 2x माइनस वाई, माइनस एक्स वाई, यहाँ फिर तो यहाँ सीधे इसको 4 कर देता है।
देखो -2 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई इंटू आर, -x माइनस वाई इंटू आर, और यहाँ -x माइनस वाई इंटू आर, ये 4 टाइम्स ऑफ माइनस आर इंटू एक्स माइनस वाई, और ये हो गया प्लस वाई इंटू आर इजकल टू 0। आर से आर कट गया, यू आर गोइंग टू गेट 4x राइट में ले लो इज इक्वल टू आई थिंक 5y ना, 4x इक्वल टू 5y। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को सॉल्व करने से बताओ x और y क्या आएगा इन टर्म्स ऑफ 4x की जगह क्या डाल देंगे 5y, 4x की जगह 5y, तो y इक्वल टू हो जाएगा 4x की जगह 5 i बाई 6, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, x इक्वल टू हो जाएगा 5/4 टाइम्स ऑफ दिस, सो 5i बाई 24 ना आई थिंक। देखो हम 4x की जगह यहाँ डाल देते हैं 5y, 5y प्लस वाई 6y, y इक्वल टू i बाई 6, और इसका जो है x जो है इसका है 5/4 टाइम्स, 5/4 टाइम्स। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करते हैं, इस लूप में घूम जाते हैं, प्लस v सबसे छोटा लूप यही है, प्लस v माइनस i माइनस 2x इंटू आर इज 0, प्लस v, इस लूप में क्या लिख देंगे, प्लस v माइनस i माइनस 2x इंटू आर इज 0। यहां से v इज इक्वल टू i माइनस 2x, बताओ व्हाट इज i माइनस 2x, i माइनस 2x मीन्स 5i बाई 12। ठीक है, 5i बाई 12, 2x मीन्स 5i बाई, ये हो जाएगा 12, दैट वुड बिकम v इज इक्वल टू व्हाट 7/12 आ रही है ना। कंपेयर इट विथ v इज इक्वल टू होना क्या चाहिए, अगर हम इस पूरी की जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस डालते वो इसे करंट खींचता, कितना खींचता, v माइनस आई इंटू आर इक्वलेंट इज 0, सो v इज इक्वल टू, सो व्हाट इज आर इक्वलेंट इज 7/12। ठीक है, अब समझो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं सिमेट्री वाले, इसके 4 मेथड्स होते हैं। क्या क्या होता है, एक होता है आइडेंटिफाइंग इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स, दूसरा होता है करंट को डिस्ट्रीब्यूट इस तरह से करो जहां भी करंट बिना बटे निकल जाए वहां 0 होगा। और मैं बता रहा हूं ये तो रटा हुआ चीज है, इसको तुम लोग याद भी कर सकते हो, और मैं तुम्हें क्वेश्चंस बता रहा हूं जिसको मैं डिफरेंट मेथड से निकाल रहा हूं। ठीक है, सो देखो ये गंदा चीज था, ये फालतू चीज था, हमको इसमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि रेडीमेड क्वेश्चन वैसे भी नहीं पूछे जाते हैं। देखो सबसे पहले तुमको इसका निकालना है, किसका, इसका तुमको रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच में। ठीक है, इसका रेशियो निकालना है तुमको ए और बी के बीच में। दूसरा मान लो कि तुमको ये निकालना है, मैं कुछ और लेता हूं, एक काम करो इस तरह से लो, देखो मैं कुछ डायग्राम्स ड्रॉ कर रहा हूं और तुमको उसमें ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रॉन। ट्रायंगुलर बेस है, ट्रायंगल के ऊपर एक जो है एक ट्रायंगुलर बेस है, और उसके ऊपर एक सेंट्रॉइड के ऊपर एक पॉइंट है, वहां सारे कॉर्नर ज्वाइन किए हुए हैं। सबका रेजिस्टेंस आर है, तुमको ए और बी के बीच में निकालना है। सबका रेजिस्टेंस आर है, ए और बी के बीच में निकालना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि तुम्हारे पास एक ऐसे करके एक स्क्वायर है, ऐसे करके, ठीक है। तुमको यहां भी क्या है, ए और बी के बीच में मान लो निकालना है, सबका रेजिस्टेंस है यार। ठीक है, मान लो कि तुम्हारे पास एक इस टाइप से है क्वेश्चन, किस टाइप से, एक ये है क्वेश्चन,
तुमको ए और बी के बीच में निकालना है, सबका रेजिस्टेंस है आर। एक क्वेश्चन ये है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, देखो कैसे है। एक क्वेश्चन ये है, तुमको पी और क्यू के बीच निकालना है, सबका रेजिस्टेंस है आर, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, देखो एक क्वेश्चन इस तरह से है, ठीक है। सबका रेजिस्टेंस आर है और तुमको क्या क्या निकालना है, तुमको निकालना है बिटवीन ए डी और ए बी, ए डी और ए बी। अच्छा, ए और बी के बीच में निकालना है, और चलो पहले ए और बी ही निकाल लो, पहले देखते हैं। तो क्या करोगे, देखो यहां से मान लो करंट एंटर किया आई, यहां से निकलेगा आई, यहां मान लो गया एक्स, यहां से आएगा एक्स, यहां से गया एक्स। एक्स क्यों, सिमेट्री है ना, बताओ ऊपर और नीचे तो एक तो सेम है, एक जैसा है, ऊपर एक्स तो नीचे एक्स, यहां भी आएगा एक्स। लेकिन ये थोड़ा अलग है, अगर तुमको ए पे एंटर करके बी पे पहुंचना है, ये रास्ता और ये रास्ता एक जैसा है, बट ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें कितना हो जाएगा, आई माइनस 2x, तो यहां से आएगा कितना, आई माइनस 2x। अब बताओ यहां जब ये पहुंचा और करंट यहां पे मान लो चला गया y, यहां कितना जाएगा बताओ, x माइनस वाई। सिमिलरली जो चीज यहां पर था वही चीज यहां पे हो रहा है, तो यहां पर अगर y आएगा एंटर करेगा तो यहां से y पहुंचेगा, यहां पे ये कितना हो जाएगा, x माइनस वाई। यहां पे बताओ, यहां पे आया x, तो यहां पे x आया था तो यहां y गया, तो यहां कितना आएगा y, यहां कितना आएगा x माइनस वाई। तो यहां से भी क्या होगा, निकलेगा y। बताओ यहां से एंटर किया y तो यहां से आएगा y। देखो यहां से i एंटर किया, यहां से i निकला, यहां से x गया, यहां से x आया, यहां से x आया तो यहां से भी x आएगा, यहां से i माइनस 2x गया, यहां से i माइनस 2x आएगा। यहां पहुंच के ये y में बटा तो यहां पर ये y में पहुंचे, क्योंकि इसका कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट ये है। तो क्या दिख रहा है, यहां से y आया और यहां से y गया, तो क्या ये बिहेव नहीं कर रहा है, ये दोनों ऐसे कनेक्टेड है, ये यहां कनेक्टेड नहीं है। हम ये मान सकते हैं ना कि ये यहां पर आया और बिना बटे ऐसे चला गया, और ये यहां पर आया और बिना बटे इस तरह से चला गया। इसका मतलब ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, अब सर्किट बन जाएगा। यहां देखो, यहां जो करंट आएगा वही करंट यहां से जाएगा, क्योंकि इसके अबाउट सिमेट्री है। सिमेट्री सब नहीं बताए हैं। सिमिलरली यहां जो करंट आएगा वही करंट यहां से जाएगा, यानी इसको यहां से डिस्कनेक्ट करके इन दोनों को सीरीज में डाल दो, बन गया। यहां देखो, यहां करंट आएगा आई, पहुंचना कहां है, पहुंचना कहां है, बी पे, पहुंचना कहां है, बी पे। तो क्या करेगा, यहां जब करंट आएगा और यहां से करंट निकलेगा आई, तो क्या सोचेगा, यहां आने के बाद उसको तीन रास्ते मिलेंगे, एक ये, एक ये, एक ये, पहुंचना बी पे है। ये थोड़ा शॉर्ट रास्ता है। तो अगर मान लेते हैं यहाँ करंट x जाएगा, यहाँ करंट x जाएगा, क्यों, चाहे रास्ता ये धरो, चाहे रास्ता ये धरो, बात बराबर है। ए से एंटर करना है, बी पे पहुंचना है, चाहे रास्ता ये धरो चाहे रास्ता ये धरो, बात बराबर है। तो ये क्या करेगा, x इधर, तो यहाँ कितना आएगा, i माइनस 2x। सिमिलरली यहां से जब ये आएगा, इधर से कितना आएगा x, यहां से कितना आएगा x,
जब यहाँ पे एंटर किया था तो इस रास्ते पे x गया था, तो जब यहाँ से निकलेगा तो इस रास्ते से x आएगा। जब यहाँ एंटर किया इस रास्ते पे x गया, यहाँ से x आएगा। यहाँ से i माइनस 2x था, यहाँ से भी कितना होगा, i माइनस 2x होगा। तो क्या देख रहे हो, दोनों मेथड से देख सकते हो। यहाँ करंट x आया और यहाँ से x गया, अकॉर्डिंग टू जंक्शन लॉ इसमें करंट होगा 0। यहाँ से करंट आया x, इसमें आ गया x, इसमें करंट होगा 0। यहाँ से करंट आया x इस जंक्शन पे, इधर से आ गया x, इसमें करंट होगा 0। पहला मेथड, इसलिए बिकॉज में करंट 0 है इसको हटा सकते हो। दूसरा मेथड, बिकॉज यहां से जब तुम यहां तक गए, तुम A पॉइंट से जब यहां तक गए तो ड्रॉप कितना हुआ A से, x इंटू आर, और जब तुम यहां से यहां तक गए तब ड्रॉप कितना हुआ, x इंटू आर। सेम पॉइंट से स्टार्ट किए और सेम ड्रॉप पे यहां पहुंचे और सेम ड्रॉप पे यहां पहुंचे, यानी ये दोनों पॉइंट इक्वी पोटेंशियल है, इसीलिए ये हट जाएगा। और जैसे ये हटेगा, ये दोनों सीरीज इसके साथ पैरेलल। यहां देखो करंट यहां पर एंटर किया I, यहां से निकला I। अगली क्लास में फिर बताएंगे सब कुछ, दोबारा बताएंगे, अच्छे से टाइम देके बताएंगे। तो ये मत समझना सिमेट्री खत्म हो गया है, सिमेट्री स्टार्ट भी नहीं हुआ है। जब खत्म करेंगे तो पूरा खत्म करेंगे। 5 मेथड है, फोल्ड करके ओवरलैप करके बना देंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। अभी इस पे प्रैक्टिस नहीं करना है। यहाँ करंट आएगा I, तो जब यहाँ पहुंचेगा करंट, इसको 2 रास्ते मिलेंगे, एक ये और एक ये। तो क्या करेगा ये, इसको पहुंचना है A से B तक, तो क्या करेगा ये कहेगा कि ठीक है हम तीनों में, अच्छा ये कहेगा मान लेते इधर x। बताओ तीनों रास्ते अलग हैं, यहाँ पे तीनों रास्ते सेपरेट है। देखो यहाँ पहुंचेगा और B पहुंचना है, ये रास्ता ट्रायंगुलर दिख रहा है, ये रास्ता स्क्वायर दिख रहा है और ये स्ट्रेट दिख रहा है। तो यहाँ x, तो यहाँ y, मान लो यहाँ z, i माइनस x माइनस y। तो जिस तरह से यहाँ पे एंट्री पे था वही चीज यहाँ एग्जिट पे भी है। जब आएगा यहाँ तो यहाँ से आएगा x, यहाँ से कितना आएगा x, अगर यहाँ से गया था x तो यहाँ से आएगा x, यहाँ से गया था y, यहाँ से आएगा y। तो पहली बात तो ये देखो कि अगर ये x पे गया और x पे आया तो ये दोनों तो हो गए आपस में इंटरकनेक्टेड, सीरीज हो गए, क्योंकि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। तो जैसे ये दोनों हो गए सीरीज, जैसे ये दोनों हो गए सीरीज, तो तुम्हारा तो क्वेश्चन बन गया, ये r, ये दोनों मिलके 2r, और ये फिर ये r सीरीज, इसके साथ पैरेलल और पूरा सीरीज। यहां देखो एंटर कराओ करंट यहाँ I, एग्जिट कराओ यहाँ I। यहां इसको 2 रास्ते मिलेंगे, इधर जाए या यहां जाए, इधर जाए या इधर जाए। तो इधर जाएगा तो ऐसे करके आएगा। तो मान लो यहां करंट चला गया x, तो यहां से आना चाहिए x। मान लो यहां करंट चला गया y, यहां से आना चाहिए y, यहां होगा z, तो ये z आ जाएगा। ठीक है, तो क्या ये रास्ता और ये रास्ता सेम नहीं है? बताओ, यहाँ ऐसे गया ऐसे आएगा, यहाँ ऐसे गया ऐसे आएगा, x और y सेम होगा, तो x और x सेम होगा। क्यों होगा सेम? बताओ, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, यहाँ से इसको इस तरह जाके ऐसे पहुंचना है, यहाँ इसको इस तरह जाके इस तरह से पहुंचना है, तो ये x और, तो ये और ये हो जाएगा इक्विपोटेंशियल। देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट, सेम पॉइंट से सेम डिफरेंस, तो ये खत्म, ये खत्म। यहाँ देखो इसमें निकालना है, करंट यहाँ एंटर करेगा I, यहाँ से निकलेगा I, करंट यहाँ एंटर करेगा I, निकलेगा I। तो क्या करोगे, यहाँ करंट I एंटर करेगा, यहाँ से I निकलेगा। यहाँ जब पहुंचेगा करंट को एक रास्ता ये मिलेगा, एक ये, तो ये क्या करेगा, ये कहेगा ठीक है इधर करंट चला गया x, तो यहाँ से आना चाहिए x। समझ रहे हो? जब करंट यहाँ पे एंटर करेगा P पे, तो इसको इधर मान लो भेजा x, तो यहाँ जब पहुंचेगा यहाँ से आएगा x। तो अकॉर्डिंग टू जंक्शन लॉ इस ब्रांच पे करंट होगा 0, जितना x आया उतना निकल गया, इस जंक्शन पे लगाओगे ये खत्म, ये खत्म। तो क्वेश्चन बन गया, ये खत्म, तो क्वेश्चन बन गया ना। ये एक रेजिस्टेंस, ये और ये सीरीज इसके साथ पैरेलल, ये तीनों सीरीज और ये एक सीरीज आ जाएगा। ठीक है, हम इसको फोल्डिंग मेथड से बताएंगे, बट फिर से बता रहा हूँ, दीज थिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, दे वुड कंज्यूम योर टाइम विदाउट गिविंग यू एनी मार्क्स इन एनी पेपर। ठीक है।
चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, ठीक है।